ये 1970 की बात है। मैं अपनी बीवी शाहिदा के साथ दुबई बाय शिप जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरा नाम महबूब हसन है। मेरे माँ बाप वफात कर चुके हैं। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। शाहिदा मेरी बचपन की साथी और मेरी बचपन की मोहब्बत भी है। जब मुझे दुबई में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी मिली तो शाहिदा के घर वालों ने खुशी खुशी मेरे साथ उसकी मंगनी कर दी। मेरी मंगनी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे और मैं दुबई में ही था कि तभी मेरी बीवी शाहिदा की वालिदा का इंतकाल हो गया और उसके बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। शाहिदा की सौतेली माँ बहुत खुश मिजाज और नकचड़ी औरत थी। उसने शाहिदा के वालिद को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वो शाहिदा की शादी एक चरसी और दारूड़े के साथ करने के लिए तैयार हो गए थे। वो चरसी जिसका नाम वाहिद था वो शाहिदा की सौतेली माँ का भाई था। बहरहाल जब मैं दुबई से वापस अपने घर की तरफ आया तो उस वक्त शाहिदा की शादी वाहिद से हो चुकी थी। शाहिदा के घर वालों से लड़ने झगड़ने के बाद एक दिन मैं हिम्मत करके खुद ही उससे मिलने पहुंच गया। उस वक्त वो वाहिद नाम का चरसी घर में नहीं था और शाहिदा मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिली। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती है, वो आज भी मेरी ही है। और उसने ये भी बताया कि वाहिद जैसे चरसी मवाली के साथ रहने से तो मर जाना वो बेहतर समझती है। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसे समझाया कि मर जाने से क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो मेरे साथ दुबई चले चले। हम वाहिद को तो पैसे वगैरह देकर जान छुड़वा सकते हैं क्योंकि वो एक चरसी है, एक नशे वाला इंसान है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम उसे पैसे देकर समझा सकते हैं और हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। उसने हाँ भर ली और कहा कि ठीक है, अगर वो मान जाएगा तो हम फिर यहाँ से जान छुड़ाकर चले जाएंगे। दूसरे दिन मैंने वाहिद से सारे मामला तय कर लिए और पैसों की भी बात कर ली। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वाहिद तो चरस पीने का आदी था और ऐसे लोगों को पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। काम धंधा इनसे होता नहीं है, बस इन्हें नशे के लिए पैसे इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ते हैं। मैंने उसे 5,000 रुपये देकर तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए। 5,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैं दुबई में सिक्योरिटी ऑफिसर होने की वजह से अच्छा खासा कमाता था, तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत के लिए 5,000 रुपये देना सही समझे। और फिर इस तरह मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपनी मोहब्बत यानी कि शाहिदा को तलाक दिलाने के लिए कामयाब हो गया। लेकिन तलाक के इस मामले के दौरान, इस 1 महीने के दौरान, शाहिदा की सौतेली माँ जो कि वाहिद की बहन भी लगती थी, उसने बहुत वावेला मचाया और इस तलाक को रोकने की अपनी सारी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर भी लगा दिया। इसके अलावा उसने मुझे और शाहिदा को बाकायदा धमकी भी दी कि अगर हमने केस वापस ना लिया तो वो शहर के बदमाशों को बुलाकर हमारे पीछे लगा देगी और हमें उनसे जान से मरवा देगी। लेकिन ये सब बातें थी। आखिरकार शाहिदा का तलाक मैंने करवा ही दिया और उसके बाद हम दोनों आज़ाद भी हो गए। तलाक के बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हम दोनों शादी तो दुबई जाकर ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसकी सौतेली माँ उसे जीने नहीं देती। मैं दुबई जाने के तमाम इंतजामात कर चुका था। शाहिदा के दुबई जाने के पासपोर्ट और वीज़े का इंतज़ाम भी कर चुका था। हालांकि इन कामों में बड़ी देर लगना चाहिए, बड़ा वक्त लगता है, लेकिन पैसों के बल पर, पैसों के जरिए ये काम मैंने चुटकी में ही कर दिए थे। मुझे अगर इसके अलावा कोई डर था तो बस शाहिदा के बाप की तरफ से था, क्योंकि वो अब भी शाहिदा को मुझसे छीन सकता था। उसका कोई भरोसा नहीं था। वो अभी भी उसकी सौतेली माँ की बातों में आकर मुझसे शाहिदा को अलग कर सकता था। लेकिन शुक्र है कि कोई भी ऐसा मामला पेश ना आया और उसके बाद मैं और शाहिदा सुबह ही अपने जहाज जिससे हमें दुबई जाना था, जिसका नाम अल मोमिन था, उस पर पहुंच गए। और वहाँ के जो काम करने वाले थे वो हमारा सामान जहाज तक पहुंचा चुके थे। अल मोमिन एक छोटा सा जहाज था जिसमें 150-200 मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश थी। 10:30 बजे जहाज से सीढ़ी हटा ली गई, यानी कि अब कोई भी मुसाफिर अंदर नहीं आ सकता था। मेरी होने वाली बीवी शाहिदा इतनी ज़्यादा गमज़दा थी और इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी कि वो अरशे के साथ लगी रेलिंग के साथ खड़ी हुई बंदरगाह की तरफ देख रही थी। मैंने उसको कई दफ़ा अंदर केबिन में ले जाना चाहा, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। 11 बजे जहाज ने लंगर उठा लिया। जहाज के लंगर उठाते ही अचानक से शाहिदा के वालिद बंदरगाह में दाखिल हो गए और उन्होंने जहाज की तरफ दौड़ लगा दी। इतनी दूर से भी
उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वो दोनों हाथ उठाकर हमें अल्लाह हाफिज अलविदा कह रहे थे और न जाने क्या क्या दुआएं दे रहे थे। अपने बाप को इस तरह रोता हुआ देखकर शाहिदा ने भी रोना शुरू कर दिया। ये तो नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि किसी भी वालिद को अगर रोना आ जाए तो वो औलाद ना रोए तो वो औलाद कैसी। उसके बाद शाहिदा के वालिद अब साहिल पर खड़े थे और जहाज साहिल से काफी दूर हो चुका था, इसीलिए कुछ भी सही से मालूम नहीं हो रहा था कि शाहिदा के वालिद साहिल समुंदर पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं। जहाज के दूर होते से ही शाहिदा के रोने में भी तेजी आती जा रही थी और फिर कुछ देर बाद सब कुछ रुक गया और मैं फिर मुश्किलों से शाहिदा को अपने केबिन में ले आया। वो अब भी बहुत ज़्यादा उदास थी और मुझसे कहने लगी, महबूब क्या हम अब्बू को भी हमारे साथ दुबई नहीं ले जा सकते? शाहिदा ने पलंग पर बैठते हुए मुझसे पूछा था, तो मैंने उसे समझाया कि शाहिदा आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ दुबई पहुंचने के बाद हम उन्हें अपने पास ज़रूर बुलाने की कोशिश करेंगे। मैंने उसे दिलासा दिलाने के लिए ये कहा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक स्टूवर्ड अंदर दाखिल हुआ और उसने सलाम करने के बाद कहा, सर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, ऐसा करो चाय ले आओ। तो वो सर हिलाता हुआ वापस चला गया और हम दोनों फिर से बातें करने लगे। तभी शाहिदा कहने लगी, महबूब मुझे अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। शाहिदा ने उदास लहजे में कहा था। तो मैंने कहा, शाहिदा हम दुबई पहुंचते ही उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे, तुम फिक्र मत करो, और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर उन्हें अपने पास बुला लेंगे। और शाहिदा तुमने चेहरे का क्या हाल कर लिया है, तुम्हारा सारा काजल चेहरे पर फैल चुका है। चलो जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो, वॉशरूम उस तरफ है आगे से। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो वॉशरूम की तरफ चल दी। मुंह हाथ धोकर जब वो बाहर आई तो वो काफी हद तक संभल चुकी थी। इस छोटे से केबिन में मेरा दम घुट रहा है, शाहिदा ने मुझसे कहा। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है चलो हम बाहर चलते हैं, और उसका हाथ थामकर मैं बाहर की जानिब चल दिया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और बज़ाहिर हमारा सफर खैर व आफियत से जारी व सारी था। आज के दौर के हिसाब से तो प्लेन से हम कुछ ही घंटों में दुबई जा सकते हैं, लेकिन जब जहाज से मुसाफत करना पड़ती थी तो बहुत लंबा समय लगता था किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में पहुंचने में। अच्छे खासे दिन हमें सफर में हो चुके थे और अल-मोमिन अपने सुकून के साथ समंदर की मंजिल पर रवां दवा था। शाहिदा जैसे हम सफर के साथ होने के लिए ये सफर यादगार बनता जा रहा था। हम दोनों शाम तक जहाज के अरसे के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते, दुनिया जहां की बातें करते रहते और अपनी जिंदगी को लुत्फ ले रहे थे। शाहिदा अब काफी हद तक अपने वालिद को भुला चुकी थी, या फिर वो जाहिर ऐसा कर रही थी जैसे उसके वालिद की याद उसे नहीं आ रही हो। बहरहाल ये इसी तरह की एक शाम का जिक्र है। हम दोनों अपने मामूर के मुताबिक अरसे से लगी कुर्सियों के पास बैठे हुए थे और हम सूरज गुरूब होने के खूबसूरत मंजर को देख ही रहे थे कि अचानक सेकंड ग्रेड ऑफिसर हामिद हमें अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। हामिद मेरे बचपन का दोस्त और स्कूल के दौर का क्लास फेलो भी था। मेट्रो कल्चर से मैट्रिक्स पास करने के बाद उसने नेवी ज्वाइन कर ली थी और फिर तरक्की करते हुए वो उस मुकाम तक पहुंच गया था। मेरे लिए दुबई में जॉब का इंतजाम भी इसी ने किया था। डूबता हुआ सूरज कितना भला मालूम होता है, हामिद ने रेलिंग के पास खड़े होते हुए कहा। तो मैंने उससे कहा, लगता है हामिद तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आ रहे हैं। तभी हामिद ने शाहिदा की तरफ देखते हुए कहा, महबूब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैंने उससे पूछा, खैर तो है सब, कोई खास बात है क्या हामिद? तो वो कहने लगा, हाँ बात तो खास ही है, बल्कि कुछ खतरनाक भी है। तभी शाहिदा ने कहा, महबूब मुझे सर्दी लग रही है, मैं कैबिन में जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा, हाँ तुम कमरे में चलो, मैं हामिद भाई की बात सुनकर आता हूँ। मैंने कहा और शाहिदा कमरे की तरफ चल दी। तभी हामिद कहने लगा, भाई तुम्हारी मंगेतर बहुत समझदार है, मेरी बात वो जल्द ही समझ गई। बहरहाल महबूब बात कुछ अजीब सी है। जहाज के कप्तान अब्दुल्ला ने जहाज के ताकतवर और हिम्मत वाले मुसाफिरों को नीचे हॉल में जमा होने का कहा है, क्योंकि इस जहाज की सूरत हाल काफी गंभीर है, किसी वक्त भी हमारे जान के लाले पड़ सकते हैं। तो मैंने हामिद को कहा, यार हामिद तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया है, ऐसी क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से जान के लाले पड़ सकते हैं? तो वो कहने लगा, तुम मेरे साथ नीचे हॉल में चलो, कुछ देर बाद कप्तान सारी सूरत हाल बताने वाला है। हामिद ने कहा और मैं सर हिलाता हुआ हामिद के साथ हॉल की तरफ चल दिया। मैं और हामिद दोनों हॉल में पहुंचे। उसके बाद हामिद मुझे कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने को कहकर उस हॉल से मुंसलिक कमरे में चला गया। कप्तान की कुर्सी खाली पड़ी थी, अभी तक कप्तान यहाँ पर नहीं आया था। बहरहाल कुछ देर बाद हामिद कप्तान के हमरा हॉल में आया और सलाम दुआ और तारुफ करने के बाद कप्तान कहने लगा
सूरत हाल बहुत गंभीर है, मुझे तो ये लग रहा था कि अभी आपको बताना भी चाहिए या नहीं। मैंने उनसे कहा, ऐसे करने से तो हम और घबरा जाएंगे, आप साफ साफ सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो कप्तान कहने लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने न जाने कितने सफ़र किए, लेकिन आज तक ऐसा अजीब मंजर मेरे सामने पेश नहीं आया। जहाज़ से पता नहीं क्यों बंदे गायब हो रहे हैं। अब तक 50-60 के लगभग इंसान जहाज से गायब हो चुके हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आखिर कहां जा रहे थे वो बंदे और कैसे गायब हो रहे थे जहाज से समुद्र के बीच बंदे, और इसके पीछे क्या ताकत का राज था, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।